नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता। धर्म के नाम पर ही एक और देश का नाम रखा जा चुका है। सभ्यताओं के इतिहास वाले अफगानिस्तान को तालिबान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बना दिया है। लेकिन क्या इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के नाम पर खुद की पहचान दुनिया में रखने वाले देश खुद अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़े हैं? इसी सच की दस्तक आज पता चलेगी कि आखिर अफगानियों के लिए मुस्लिम देश हैं कहां। ईरान और उज्बेकिस्तान क्यों नहीं अफगानिस्तान के नागरिकों का साथ दे रहे हैं? तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान इस्लामिक देश होने के साथ ही अफगानिस्तान के पड़ोसी होकर भी क्यों अफगान नागरिकों की मदद में खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं? पाकिस्तान और टर्की जैसे देश जो मुस्लिम नागरिकों के अधिकार की बात दुनिया भर में करते हैं, क्यों अफगानिस्तान के लोगों के हाथ मजबूत नहीं कर रहे हैं और उनके साथ नहीं खड़े हैं? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने क्यों खामोशी अख्तियार कर ली है? क्या इस्लामिक देश सिर्फ धर्म के नाम पर विश्व की राजनीति करने के लिए हैं, बस किसी की मदद करने के लिए नहीं? आंखों पर कपड़ा बांधा, दोनों हाथ बांधे, घुटनों के बल जमीन पर बैठा दिया। यह है हाजी मुल्ला अचकजई, अफगानिस्तान में हेरात के पास बातीस प्रांत के पुलिस प्रमुख। चारों तरफ से तालिबानियों ने घेरा और फिर आवाजें आईं। इसके आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। इसी फ्रेम पर रोककर आपको आगे क्या हुआ वो आवाज में सुनाते हैं। तो सवाल उठता है, अगर धर्म के नाम पर तालिबानी गोलियां बरसा सकते हैं तो फिर इस्लाम के नाम पर झंडा बुलंद करने वाले देश मदद के नाम पर क्या कर रहे हैं? ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो खुद को इस्लामिक कंट्री होने का ढिंढोरा पीटते हैं, क्या उन्हें अफगानिस्तान की आबादी पर तालिबानी अत्याचार नहीं दिखता? जहां अफगानिस्तान की सड़क पर अपने देश का झंडा अपने शरीर से चिपकाकर साइकिल पर जाता अफगानी नागरिक भी तालिबानी बंदूकधारियों को बर्दाश्त नहीं। वो उतरते हैं, सिर्फ उसके शरीर से झंडा ही नहीं हटाते, सिर पर बंधे अफगानी फ्लैग से भी घबराकर उसे उतरवाते हैं। आतंकी एक झापड़ मारता है, फिर अपनी तालिबानी झंडे वाली गाड़ी में बैठकर ये चले जाते हैं। तो सवाल ये, दुनिया भर में मुस्लिम देशों और नागरिकों के मसीहा बनने की कोशिश करने वाले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की संवेदनशीलता क्या अफगानिस्तान के मुस्लिम नागरिकों के लिए नहीं है? जब अफगानिस्तान के बाशिंदों को तालिबानियों के डर से भागना पड़ता है, तब टर्की मदद करने की जगह अपने बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर रहा है। टर्की में भी मुस्लिम आबादी करीब 99.6% है, लेकिन अफगानी नागरिकों को शरण देने के नाम पर राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि अफगान शरणार्थियों को संभालने की जिम्मेदारी यूरोप के देश उठाएं। शरणार्थियों का गोदाम नहीं है टर्की। तो क्या टर्की को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाने चले तालिबानियों के झंडे और डंडे की ज्यादा फिक्र है, लेकिन अफगानी मुस्लिम नागरिकों की फिक्र रत्ती भर नहीं। बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक गन, सफेद झंडा तालिबान का लेकर चलने वाले ये आतंकी कितने डरपोक हैं, इसकी गवाही अब देखिए। काले रंग की कार खड़ी है, विंडशील्ड पर अफगानिस्तान का झंडा देखकर तालिबानी आतंकी बिदक जाता है। बंदूकधारी कार का गेट खुलवाता है, झंडा हटाता है। आतंकियों का झुंड यहाँ पर अपने देश का झंडा कार में लेकर चलने वाले अफगानी नागरिक को खींचते हुए गाड़ी में ले जाता है, हाथ बांध देते हैं, गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन 99% मुस्लिम नागरिक वाले अफगानियों की पीड़ा इस्लामिक देश के तौर पर गिने जाने वाले ईरान को नहीं नजर आती, जहां आबादी मुस्लिमों की 99.4% है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच में 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और ईरान मदद के नाम पर कहता है शरणार्थी भले थोड़े बहुत आ जाएं, लेकिन हालात सुधरते ही वापस जाएं।
ऐसे में आगे की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले सज्जाद नोमानी, विवादों के शायर मुनव्वर राणा और अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे तालिबानी सोच के हमदर्द जरूर देखें। जहां अफगानिस्तान के नागरिक जब ऑटो में देश का झंडा लेकर तालिबानियों का विरोध करने निकलते हैं, जहां बड़े भी शामिल होते हैं, बच्चे बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तो AK-47 और AK-56 लेकर चलने वाले आतंकी भी नागरिकों के इस जुनून से घबराते हैं। गवाही ये कि वही ऑटो पर आता अफगानी झंडा तक बीच बाजार में रुकवाकर बंदूकधारी तालिबानी छीनने लगते हैं। और धर्म करने वाले राष्ट्रों की अफगानिस्तान की मदद के नाम पर हालत ये कि पाकिस्तान, जहां मुस्लिम आबादी करीब 96% है, जून में वहां इमरान खान ने कह दिया था कि अफगानिस्तान से बॉर्डर सील करेंगे। अभी बॉर्डर पाकिस्तान ने खोले जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी के मुताबिक शरणार्थियों को एक सीमित इलाके में घेर कर रखने की रणनीति पर पाकिस्तान में काम हो रहा है। यानी पाकिस्तान भी खुलकर इन अफगानी नागरिकों के हक में आवाज नहीं उठाता जो अपने ही देश की जमीन तालिबानियों के कारण छोड़ने को मजबूर होकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि एक मौका मिल जाए अफगानिस्तान से बचकर जाने का। दुनिया के इस्लामिक देशों ने धर्म के नाम पर चाहे जितने झंडे गाड़ लिए हों, चाहे जितने नियम कायदे कानून धर्म के नाम पर बनाए हों, धर्म का नाम लेकर चाहे जितने मंचों पर अपनी दलीलों का पोथा पढ़ लिया हो, लेकिन देखें ये सारे देश अफगानिस्तान के उस मुस्लिम नागरिक को जो अपने देश के झंडे से इतना प्यार करते हैं कि बुजुर्ग महिला राष्ट्र ध्वज को चूमती है, माथे से लगाती है, लेकिन इन्हें तालिबानियों से मुक्ति की मदद दिलाने के नाम पर अफगानिस्तान की सीमा से सटे 3 इस्लामिक देशों की हालत ये है कि उज्बेकिस्तान, जहां 96.3 मुस्लिम आबादी है, वहां के विदेश मंत्री कहते हैं कि किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तुर्कमेनिस्तान की मुस्लिम आबादी 94% है। तुर्कमेनिस्तान के नेता तालिबानी नेताओं से बात तो करते हैं, लेकिन सीमा पर खुलकर अफगानी शरणार्थियों की मदद में नहीं आते। और ताजिकिस्तान की मुस्लिम आबादी 99% है। 1400 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान से जुड़ा है। जुलाई में 1 लाख अफगान शरणार्थियों को लेने का दावा ताजिकिस्तान ने किया था, लेकिन फिर काबुल में तालिबानियों के कब्जे के बाद कोई बयान नहीं आया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या दूसरे इस्लामिक देशों के संगठन क्या सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी सत्ता की दुकान चलाने के लिए बने हैं? सिर्फ नागरिकों को धर्म के नाम पर बरगलाने के लिए बने हैं? वरना इतना तो इस्लाम के नाम पर अपने देश को दुकान की तरह चलाने वाले नेताओं को दिखता कि अफगानिस्तान में साइकिल पर देश का झंडा लेकर चलने वाला भी तालिबानियों के अत्याचार का शिकार हो रहा है। जिसकी साइकिल पर डंडे से लगे अफगानी झंडे को खींचकर हटाता है तालिबानी, झंडे को अलग करके छीन लेता है। लेकिन अफगानिस्तान के मुस्लिमों की आजादी के लिए वो सऊदी अरब भी मुंह नहीं खोलता, जहां करीब 95% मुस्लिम आबादी रहती है। इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े सुन्नी देश सऊदी अरब ने अफगानिस्तान को लेकर रणनीतिक रूप से एक गजब सी खामोशी अख्तियार कर ली है और करीब 80% मुस्लिम आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने आप को अफगानिस्तान के संकट से 2 हाथ दूर कर लिया है। इन सारे इस्लामिक देशों की सोच पर तमाचा मारते हैं अफगानिस्तान के ये बच्चे जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं तालिबान से और पूछते हैं कि धर्म के नाम पर देश चलाने वाले उसी धर्म के देशवासियों को बचाने के नाम पर कहां शुतुरमुर्ग बनकर रेत में सिर धंसा लेते हैं। आज तक ब्यूरो। अफगान मीडिया के अनुसार आज खबर आई है कि अफगानिस्तान के 3 जिलों को तालिबानियों से खुद अफगान नागरिकों ने मुक्त करा लिया है। लेकिन कैसे पिछले कुछ महीने में तालिबानी चंगुल में अफगानिस्तान फंसा, इसका एक पूरा रोड मैप आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। अप्रैल के महीने की तस्वीर ये बताती है कि तालिबानी सिर्फ कुछ प्रांतों तक ही अपना दखल रखते थे। लेकिन इसके बाद अगर मई महीने की बात करें तो मई में तस्वीर बदलती है। दक्षिण और मध्य अफगानिस्तान के कुछ और प्रांतों तक तालिबानी पहुंच जाते हैं जून महीने में। इसके बाद आगे बढ़िए आप, मई के बाद अफगानिस्तान का नक्शा यह बताता है कि तालिबानियों ने काबुल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जुलाई महीने में दक्षिण, पूरब और पश्चिमी हिस्से में लगभग तालिबानी कब्जा कर चुके थे। आप आराम से देख सकते हैं। और फिर अगस्त की 16 तारीख तक काबुल समेत सभी बड़े प्रांतों पर तालिबानियों ने अपनी पकड़ बना ली। सिर्फ बीच में कुछ हिस्से पर तनाव को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा उनके पास चला गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि रविवार को 1 हफ्ते हो जाएंगे तालिबानियों के कब्जे को। इस 1 हफ्ते में अभी तक सिर्फ अत्याचार की तस्वीरें, नागरिकों के देश छोड़ने के लिए दर्द में लिपटी बेताबी की कहानियां ही हमारे सामने आई हैं। क्या मुस्लिम देश अब भी अफगानिस्तान के नागरिकों की मदद के लिए आगे नहीं आएंगे? अफगानिस्तान के ही एक लुटेरे महमूद गजनवी ने भारत में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 10वीं शताब्दी में हमला किया था और लूटपाट की थी। लेकिन भारत के लिए ही यह कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, भारत रहा हो या हमारे देश का सोमनाथ मंदिर। कई सदियों में अलग अलग आक्रमणकारियों ने हमला किया, लेकिन भारत को कोई मिटा नहीं पाया। आज सोमनाथ मंदिर की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आस्था को आतंक से कुचलने वाली सोच पर दस्तक दी गई है। जिस अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर आतंक अब भी फैलाने का काम हो रहा है, साल 1025 में उसी अफगानिस्तान से आए महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आस्था पर आतंक का हमला किया। आतंक के दम पर 10वीं सदी में लूटपाट की। अफगानिस्तान अब भी आतंक की चपेट में है, लेकिन भारत और भारत का सोमनाथ मंदिर सदियों आक्रमणकारियों के हमले झेलकर भी मजबूती से खड़ा है। जय सोमनाथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अब प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए से बनने वाले पार्वती जी मंदिर का भी शिलान्यास किया। अफगानिस्तान से आकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाली आतंकी सोच के हर किरदार को आस्था के एक केंद्र बिंदु से एक संदेश दिया। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के अलावा सिंध के गवर्नर अल जुनैद, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब तक ने तोड़वाया था, लेकिन मंदिर सोमनाथ का दोबारा फिर खड़ा हुआ, आतंक नेस्तनाबूद हुआ। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। सोमनाथ मंदिर से 5000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में पैर फैलाती तालिबानी सोच के लिए एक पाठ है, जो कहता है कि 17 बार आक्रमणकारी आए, लेकिन आतंक का अस्तित्व सीमित है। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक भारत के सोमनाथ मंदिर ने आतंकी आक्रमणकारियों के वार सहे हैं, लेकिन अब एक नई आस्था की ऊर्जा और विश्वास के साथ वो मंदिर स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। सोमनाथ से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब दस्तक जनता को सड़क से ज्यादा गड्ढे देने वाले लोगों के विरुद्ध। आप रोड टैक्स देते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं, लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी अगर हाईवे चाहे स्टेट का हो या नेशनल, अगर कुछ किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों गड्ढे आपको दिखें, तो क्यों ना दस्तक देकर पूछा जाए कि गड्ढे देने वालों पर कार्रवाई का कानून क्यों नहीं बनता।
इंदिरा गांधी आज जीवित होती और अंतरिक्ष में पहुंचे राकेश शर्मा से पूछती कि राकेश बताओ कैसे लगती है सड़क हमारी अंतरिक्ष से, तो शायद राकेश शर्मा भी जवाब देते सारे जहां का गड्ढा, आधी सड़क आधा धब्बा। यह आसमानी तस्वीर खास आपके लिए हमने इसलिए कैद की है ताकि मध्य प्रदेश के उस नेशनल हाईवे के हवाई दर्शन आप और सरकारी एजेंसियां जरूर करें, जहां दावा है नेशनल हाईवे के 130 किलोमीटर के सफर में 500 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे हैं। इतने गड्ढे कि अब जरा यहां आते ट्रक की आवाज को सुनिएगा। मतलब ऐसा नेशनल हाईवे जहां हाईवे को हाय रे मेरी किस्मत में कहकर गाड़ियां जमीन में धक्का खाकर चलती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश के पश्चिमी हिस्से को भारत के उत्तरी हिस्से से जोड़ने वाला यह ऐसा हाईवे है जहां गाड़ी में बैठे आदमी की हड्डियां कीर्तन करने लग जाएं। गाड़ी का नट बोल्ट तक हिलता है वो अलग बात। जरा यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों की बात सुनिए। पूरे रोड खराब हो रहा है, गाड़ी की धड़ी निकल जाती है, गड्ढों से परेशानी है बहुत सारी। क्या होता है कि जैसे गड्ढे में पानी भरा हुआ है और अपन 60-70 की स्पीड से भी चलते हैं तो सडनली कोई गड्ढा आ जाता है तो गाड़ी सडनली थोड़ा झटका लगता है तो नुकसान भी होता है। बाकी परेशान तो होती है, टाइम की हो या फिर और परेशानी हो गाड़ी चलाने में। जनता गाड़ी खरीदती है, रोड टैक्स भरती है। आम आदमी हाईवे पर चलने का टैक्स भरता है। गाड़ी की सर्विस में पैसा खर्च होता है, लेकिन वो सारा पैसा देश में ऐसे हाईवे और दूसरी सड़कों के गड्ढे में समा जाता है जहां वक्त सबसे बड़ी पूंजी वाली कहावत की पूंजी भी गड्ढों की भेंट चढ़ जाती है। मॉनसून के इस महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें हो या फिर स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे हो, सब जगह तस्वीर एक सी है। बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, गाड़ियां निकलती हैं तो इन्हीं गड्ढों से कूदते फांदते उन्हें जाना पड़ता है। संभव है आपको लगे कि ये बात सच है कि अगर बारिश होगी तो सड़क तो बह जाएगी, तो सवाल उठता है क्या ऐसी सड़क बनाने की जिम्मेदारी तय नहीं होती जो बारिश को भी सह सके, या फिर बारिश के नाम पर करप्शन की सड़कें बनाकर अपनी लापरवाहियों का वारा न्यारा कर लिया जाता है। इस सवाल के जवाब तक हम आपको ले चलेंगे। पहले ये जान लीजिए कि कैलिफोर्निया में 2011 में सड़क में गड्ढे के कारण एक साइकिल सवार को चोट आई। तब कैलिफोर्निया प्रशासन को 22 करोड़ रुपए का मुआवजा साइकिल सवार को देना पड़ा था। हमारे देश में सड़क पर गड्ढे के कारण किसी नागरिक की मौत भी हो जाए तो सिर्फ लापरवाही से ड्राइविंग का केस ड्राइवर पर चलाकर गड्ढे देने वाले बच जाते हैं। यही कारण है कि उज्जैन की सड़क को जो पहले स्टेट हाईवे थी फिर नेशनल हाईवे बनी, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर अपना नुकसान हाईवे के गड्ढे के कारण होने के बाद खुद ही गड्ढा भरने लगा। हमारा तो नुकसान हो गया, किसी और भाई का नुकसान नहीं हो। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप इस गड्ढे के बारे में? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे गड्ढे बहुत भारी हो रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है गाड़ी वालों का। पीछे भी मैंने देखा 2-3 गाड़ी ऐसे गड्ढे में पड़ के नुकसान करके बहुत है। भारत में सड़क के गड्ढों के कारण रोज लगभग 10 नागरिकों की जान चली जाती है। सवाल उठता है क्या बारिश झेलने लायक सड़कें बनाने का नियम नहीं? जानकार बताते हैं जहां सड़क बनानी है वहां की मिट्टी का परीक्षण होता है, फिर तय होता है कि रोड पर कितनी लेयर बिछानी है। ध्यान रखा जाता है कि इस रोड पर गाड़ियों का कितना दबाव होगा। सड़क जहां बननी होती है वहां की पर्यावरण की हालत पर भी गौर किया जाता है। सड़क निर्माण सामग्री का स्तर कैसा होगा ये भी तय किया जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर नेशनल हाईवे की सड़क पर सड़क कम गड्ढे ज्यादा दिखते हैं, कारण क्या है? इसे हमने भोपाल में सड़क निर्माण एक्सपर्ट सिद्धार्थ रोकड़े से पूछा। अगर लंबे समय तक पानी का कांटेक्ट सड़क से होगा,
खासतौर पे बिटुमिनस सड़क से, डामर की सड़क से, तो संभावना है कि सड़क जल्दी खराब हो। तो सस्टेन्ड पीरियड तक कांटेक्ट, लंबे समय तक संपर्क नहीं होना चाहिए। उसके लिए साइड ड्रेन्स की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कि पानी सड़क से निकल जाए, जिसे हम साइड ड्रेन्स कहते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन कहा जाता है पानी के लिए, ड्रेनेज व्यवस्था। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक सड़क में एक स्लोप दिया जाता है, जिसे लैटरल स्लोप देते हैं, जिसे कैम्बर कहते हैं टेक्निकल भाषा में, जो कि जिसका कारण काम ही यह है कि बारिश का पानी आए तो पानी सड़क पे ना रुकते हुए निकल जाए। अगर उस गाइडलाइन के हिसाब से सड़कों की डिजाइन हो, उसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी कंट्रोल और जो मटेरियल का इस्तेमाल उस तरह से किया जाए जो कि इन गाइडलाइंस में निहित है, तो निश्चित ही सड़कें बहुत अच्छी बनेंगी और लंबे समय तक चलेंगी। आज तक के कैमरे पर काबुल का कोहराम, काबुल में तालिबान के जुल्म की हर दास्तां, बस अब से कुछ ही देर में आप देखते रहिए आज तक। स्वागत दस्तक में एक बार फिर से आपका। और दस्तक के इस हिस्से में हम लगातार काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के अत्याचार के दिल चीर देने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तालिबान को बेनकाब कर रहे हैं और अपनी इस मुहिम में आज तक की टीम काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने में सफल हो गई। काबुल एयरपोर्ट की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाएं, उससे पहले हम अफगानिस्तान के लोगों से हो रहे धोखे की खबर से आपको रूबरू करवा दें। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तालिबान के खौफ और डर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर करीब 50,000 के लगभग लोग जमा हैं। इन लोगों से तालिबान मारपीट कर रहा है, बच्चों औरतों को गोलियों से डरा रहा है, और फिर भी ये लोग तालिबान के डर से देश से बाहर निकलने की उम्मीद के चलते ये सब कुछ सह रहे हैं। लेकिन जिन देशों पर अफगानिस्तान के नागरिकों को, लोगों को तालिबान के जुल्म से बचाने की जिम्मेदारी है, वही अफगान के लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जहां लोगों की जान पर बनी हुई है, तो वहीं ब्रिटिश विमान खाली उड़ान भरता है। यह खुलासा पूर्व ब्रिटिश कमांडो ने ट्वीट करके किया है, जो ये बताता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान के जुल्म सह रहे अफगान लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। काबुल से एयरपोर्ट एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले देखिए काबुल में तालिबान ने किस तरह से कोहराम मचा रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान चौतरफा जुल्म कर रहा है। जनता और खासकर महिलाएं उससे लोहा लेने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई हैं। लेकिन अफगानिस्तान में एक बड़ा तबका है जो तालिबान से भिड़े बगैर सुरक्षित बाहर चला जाना चाहता है। ऐसे अफगान लोगों की यही चाहत उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुसा था और उसके अगले ही दिन से काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। तालिबान के आतंकवादी यहां लोगों को भगाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, इस ताजा वीडियो में एक तालिबानी आतंकवादी लगातार हवाई फायर करता है। ये फायरिंग एयरपोर्ट जा रहे इन लोगों के दिलों में दहशत भरने के लिए हो रही है। अचानक फायरिंग होते ही एयरपोर्ट जा रहे ये लोग मुड़कर लौटने लगते हैं। इस फायरिंग की जद में महिलाएं और बच्चे हैं जो झुक जाते हैं। इस दौरान बच्चों के रोने की आवाज भी आती है, लेकिन तालिबान के इस आतंकवादी पर इसका कोई असर नहीं होता। फायरिंग के बाद ये आतंकवादी एक दूसरे आतंकवादी से बात करने के लिए पीछे लौटता है, तो ये भीड़ डरे सहमे भागने लगती है। ये देखकर तालिबान का ये आतंकवादी दोबारा फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग रुकते ही आसपास छुपे बैठे लोग दौड़ लगाने लगते हैं। They are trying to control the situation here and the masses influx here through. काबुल में तालिबान के आतंकवादी कैसे लोगों को एयरपोर्ट से जाने से रोक रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की गवाह है। तालिबान के नेता भले ही कहें कि वो लोगों को नहीं रोक रहे, लेकिन तस्वीर बताती है कि तालिबान की सोच में रत्ती भर भी तब्दीली नहीं आई है।
काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को डराने और भगाने के काम में तालिबान ने अपने आतंकवादियों को नहीं लगाया हुआ है। दावा है कि उसने अपने एलीट कमांडो यूनिट बदरी 313 को भी इस काम में लगा दिया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के एलीट कमांडो लोगों को सीधे मौत का खौफ दिखाकर भगा रहे हैं। इस वीडियो में लगातार गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी है और तालिबान के एलीट कमांडो के हथियारों का मुंह आम लोगों की तरफ है। ज्यादातर लोग फायरिंग शुरू करते ही भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग इससे नहीं डरते और तालिबानी कमांडो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इससे बौखलाए तालिबानी कमांडो इस अफगानी को धक्के मारकर पीछे करने लगता है। तालिबान के आतंकवादी कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तालिबान के आतंकवादी इस आम अफगानी को फायरिंग से डरा रहे थे, तब उन्हें पीछे खड़ी इस बच्ची का भी ध्यान नहीं था। ये बच्ची खुशकिस्मत थी कि इसे गोली नहीं लगी, वरना कुछ भी हो सकता था। तालिबान के ऐसी कहर से बचने की छटपटाहट लोगों को हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे रही है, क्योंकि जो लोग तालिबान से बचकर निकल जाते हैं वो आगे इस तरह की भीड़ में फंस जाते हैं। ये अमेरिकी सेना का चेक पॉइंट है, जहां पर लोग अपने पासपोर्ट लहराते हुए देखे जा सकते हैं। इतनी भीड़ में अक्सर धक्का मुक्की हो जाती है। ये देखिए कैसे इस शख्स को ब्रिटिश सैनिक रोक रहा है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। काबुल एयरपोर्ट पर इस तरह की भगदड़ और मुसीबत का ये 6वां दिन है, लेकिन हर दिन के साथ यहाँ हालात भयानक होते जा रहे हैं। लोगों की तकलीफ बढ़ती जा रही है। एक तरफ तालिबान के नेता अमेरिकी फौज के छोड़े हुए हथियारों और गाड़ियों का निरीक्षण करके जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगान जनता उसके आतंक से भागने के मिशन इम्पॉसिबल में जुटी है। नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक। आपने देखा कि तालिबान किस तरह से लोगों को डरा रहा है, बच्चों के करीब गोलियां बरसा रहा है। ऐसे में कोहराम की तस्वीर आज तक के कैमरे से कैद हुई। हजारों लोग सुबह 4 बजे ही एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और दिन भर तालिबान की मार सहते हैं। काबुल से आज तक संवाददाता नवीद सुल्तानी की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट, हामिद करजई एयरपोर्ट पर इस वक्त सारी दुनिया की नजर है। वजह है यहाँ से आने वाली तस्वीर। सोलह अगस्त की ये तस्वीर आप कैसे भूल सकते हैं, जब सैकड़ों लोग अमेरिकी विमान में बैठने के लिए उसके साथ दौड़ने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस काबुल एयरपोर्ट के रनवे से उड़ने वाले विमान से लोग आसमान से नीचे गिरे, उस काबुल एयरपोर्ट पर अब क्या हो रहा है। सवाल यह है कि जिस काबुल एयरपोर्ट पर दुनिया ने अफगान लोगों को अपनी बच्चियों को खुद से अलग करते हुए देखा, क्या अब भी वहाँ इतनी ही लाचारगी है। आखिर काबुल एयरपोर्ट पर जमा 50,000 अफगान लोगों के साथ क्या हो रहा है। क्या अब भी वो तालिबान और अमेरिकी फौज के बीच पिस रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज आपको आज तक संवाददाता नवीद सुल्तानी देंगे, जो जान पर खेलकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर रिपोर्टिंग करने पहुंचे। काबुल एयरपोर्ट पर अभी तक आपने जो भी तस्वीर देखी होगी वो सोशल मीडिया के जरिए आई थी। ऐसी तस्वीर जिन्हें अफगान लोगों ने चोरी छिपे बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। लेकिन आज पहली बार किसी भारतीय न्यूज चैनल पर काबुल एयरपोर्ट की हकीकत दिखने वाली है, जहां गोलियों की आवाज से आपका स्वागत होता है। सोशल मीडिया के जरिए आने वाले वीडियो में भी काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी होती देखी गई, लेकिन इस गोलीबारी के बावजूद यहाँ हमें एक भी अफगान डरा हुआ नहीं दिखा, बल्कि हमें यहाँ हर कदम पर लोग ही लोग दिखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर 50,000 लोगों की इस भीड़ का हर चेहरा आपको बदहवास और निराश दिखेगा। सबकी कोशिश तालिबानी जुल्म से दूर जाने की है, जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। आज तक की टीम जब एयरपोर्ट पर
रिपोर्टिंग कर रही थी, तब हमें 2 विदेशी नागरिक भी इस भीड़ में दिखे। डरे सहमे ये लोग धीरे धीरे एयरपोर्ट के गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये कौन लोग थे, किस देश के थे, ये कुछ पता नहीं चल सका। Foreign persons, they want to escape from Kabul. They want to go airport. काबुल में घुसने के बाद तालिबान के आतंकवादी अमेरिका की मदद करने वालों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग काबुल से जल्द निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए सुबह 4 बजे भी आपको काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ मिल जाएगी। Here is a military door of Kabul airport. You see a lot of people. They want to travel America, and the soldiers, national police, fire for the people. And there is some foreign person. Also, they can't go to the airport because there's a lot of people. They're foreign person. You see, the soft woman, girl, woman, old, young, the children, all of these people here stand, and they want to go to airport, but unfortunately they can't go to airport, so a lot of crash. 16 अगस्त के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट का यही हाल है, जहां हजारों लोग इसी तरह से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में लोगों को कामयाबी भी मिली, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दुनिया भर में किरकिरी की वजह से अमेरिकी सेना भी सख्त हो गई, इसीलिए यहाँ हमें अमेरिकी सैनिक लोगों से पूछताछ करते हुए मिले। काबुल एयरपोर्ट पर बच्चों की भी बहुत ज्यादा तादाद है। यहाँ आपको हर उम्र के बच्चे मिल जाएंगे। गर्मी की वजह से कई बच्चों का बुरा हाल है, लेकिन एक बात जो इन तस्वीरों में खास लगी वो थी बच्चियों की तादाद। तालिबान का सबसे ज्यादा कहर महिलाओं पर टूटा है, इसीलिए अफगानिस्तान के लोग अपनी बेटियों को अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों को सौंपते हुए लगातार देखे जा रहे हैं। He is 4 months and he is also 4 months and she is his mother and she came here in front of the Kabul National Airport and this family they want to travel from Afghanistan to other countries. Why they are travel for the other countries? What's the reason? What's the problem? They left Afghanistan. The weather is also very hot. They are sitting here. What's the problem? She say for me, I want to escape from Afghanistan because there is a war. There is not peace and peaceful life for Afghan people. काबुल एयरपोर्ट पर खड़े इनमें से कितने लोग देश छोड़ पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। ये बात इन लोगों को भी नहीं पता, लेकिन तालिबान का खौफ ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ जानते हुए भी ये लोग उस एयरपोर्ट की तरफ टकटकी लगाकर खड़े हुए हैं, जो इन्हें तालिबान के जुल्म से आजादी दिलवा सकता है। नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक। काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तालिबान और सिर्फ तालिबान ही दोषी है, लेकिन 20 साल तक अफगानिस्तान के विधाता बने रहे अमेरिका और ब्रिटेन भी इसमें शामिल हैं, वो भी दोषी हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान से 22,000 अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी नागरिकों को, अफगानों को अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन वो जुलाई से अब तक सिर्फ 12,000 लोगों को ही काबुल से बाहर निकालने में सफल हुआ है। इसी तरह ब्रिटेन का भी हाल है, जिसने 7,000 अफगान नागरिकों को काबुल से बाहर निकालने का ढिंढोरा पीटा, लेकिन जुलाई से लेकर अब तक वो सिर्फ 3,700 लोगों को ही काबुल से बाहर ले जा पाया है। ये अमेरिका और ब्रिटेन का असली चेहरा है, यहां आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब दावा यह भी है कि इन देशों के विमान अपनी क्षमता से कम यात्री लेकर काबुल से उड़ रहे हैं। अगर ये देश अपना वादा ही पूरा कर दें तो काबुल में इतना कोहराम नहीं बचेगा। तो दस्तक में यहां हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि काबुल में तालिबान की कौन सी स्क्वाड के आने से जबरदस्त फैल गई है दहशत। आप देखते रहिए आज तक। आज तक